हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके आईटी हैंड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जानना है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसकी मदद से हम लोग रन टाइम वैल्यू अपने ऑब्जेक्ट पर दिया करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू दिया करते हैं, इसकी बात करें, थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं जिससे आइडिया जनरेट हो पाए व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले मैं आपसे दो प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर आप सोचकर बताइए। जगह एलोकेट कराने का काम कौन करता है? मेमोरी एलोकेट कराने का काम कौन करता है? पाइथन में मेमोरी पर जगह एलोकेट कराने का काम कौन करता है? अगर हम इसी बात को दूसरी तरह से पूछें तो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट किसकी मदद से तैयार किया जाता है? आप कहोगे सर यूजर के द्वारा तैयार किया जाता है, प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं, प्रोग्रामर के द्वारा तैयार कराया जाता है, किया नहीं जाता है। किया तो जाता है किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी का क्या नाम है या उस टर्मोलॉजी का क्या नाम है? तो आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। क्लास टाइप की मदद से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। ये अलग बात है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विदाउट क्लास नेमिंग पाइथन कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्लेस बिहाइव ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ क्लास। जिस टाइप का क्लास कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट को देखकर ही हमारा जो पाइथन कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। ऑब्जेक्ट मतलब प्लेस। तो ऑब्जेक्ट किसकी मदद से तैयार किया जाता है? क्लास के कांस्टेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि इससे पहले प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जगह एलोकेट किया जाता था वह डाटा टाइप हम लोग बोलते थे। इसी को पुराने समय में, पुराने टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में डाटा टाइप बोलते थे। डाटा टाइप या क्लास टाइप की मदद से ही मेमोरी या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। मेमोरी भी हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्रिएट करने का मतलब वहां पे वेरिएबल डाटा टाइप के मदद से जो हम जगह एलोकेट करते हैं, मेमोरी पर जगह एलोकेट करते हैं, उसको प्रीवियस टाइम में हम लोग वेरिएबल कहा करते थे। और इस करेंट टाइम में, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज हमें जो मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो विदाउट डाटा टाइप नेम डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू की मदद से ही वह जगह एलोकेट कर लिया जाता है और उस जगह को हम लोग आज ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब जिसे प्रीवियस टाइम में हम लोग वेरिएबल कहा करते थे, जिसे प्रीवियस टाइम में हम डाटा टाइप कहा करते थे, अगर यही बात सी लैंग्वेज की होती तो मैं कहता डाटा टाइप की मदद से वेरिएबल क्रिएट होता है। और आज हम अगर पाइथन के इस पक्ष में खड़े होकर इस बात को कहें तो हमें कहना होगा क्लास टाइप की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर मैं सी लैंग्वेज के फिर उस साइड में जाके बात कहूं तो मैं बताता कि डाटा टाइप की मदद से वेरिएबल एलोकेट किया जाता है और उस वेरिएबल के नाम को वेरिएबल नेम कहते हैं। आइडेंटिफायर को वेरिएबल नेम कहते हैं, जिससे वो प्लेस पहचाना जाएगा या यूजेबल होगा पूरे प्रोग्राम में तो वेरिएबल के नाम के द्वारा होगा। और अगर आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस करंट स्टेज पर अगर कहें इस बात को, तो क्लास टाइप की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए ऑब्जेक्ट का अपना नाम होता है जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं। ये जगह एलोकेट क्यों किया जाता है? जगह पर आपकी वैल्यू रखी जाती है। हालांकि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसी कड़ी में एक बात और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन होता है ये दो टाइप का हो सकता है। ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन दो जगह हो सकता है अपने प्रोग्राम में, दो तरह से। कैसे कोई बताए? ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है इन लोकल एरिया ऑफ द क्लास, मेथड और एक्सेट्रा। अब एक ग्लोबल एरिया, हम लोग ग्लोबल डिक्लेयर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ द डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब ग्लोबल डिक्लेयर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लोकल डिक्लेयर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि ग्लोबल तो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग लोकल समझ रहे हैं। और लोकल और ग्लोबल दो टर्म जो मैंने अभी आपके सामने बोला और आई होप पहली बार ही बोल रहा हूं
ये हमें फंक्शन में देखने को और समझने को ज्यादा मौका मिलेगा। बस जानते रहिए कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर दो तरह से किया जा सकता है, एक ग्लोबल टाइप का, एक लोकल टाइप का। अभी हम लोग लोकल टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक, ग्लोबल को बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा, ये जो लोकल डिक्लेयर्ड क्लास होता है, इसमें वैल्यू कितने तरीके से इनिशियलाइज की जा सकती हैं? जो ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करोगे लोकल, उसमें वैल्यू कितने टाइप की इनिशियलाइज की जा सकती हैं? तो किसी भी लोकल या फिर ग्लोबल दोनों ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू इनिशियलाइज की बात किया जाएगा तो दो टाइप का हो सकता है, या तो प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज होगा या रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज होगा। अभी इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम देखे थे, उसमें हमने आपको इनपुट टर्म लेने से मना कहा था। हमने कहा था राइट अ प्रोग्राम टेक टू नंबर, राइट अ प्रोग्राम टेक प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, राइट अ प्रोग्राम टेक 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 कह रहा था, इनपुट नहीं कह रहा था। हमने आपको उसमें बताया था कि प्रोग्राम टाइम आपको वैल्यू लेना है, रन टाइम वैल्यू नहीं लेना है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू दो तरीके से दे सकते हैं, प्रोग्राम टाइम भी दे सकते हैं और रन टाइम भी दे सकते हैं। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं ये प्रोग्राम टाइम और रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज का क्या मतलब है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और अगर उसी समय आपने उस पर क्या रख दिया, कोई वैल्यू रख दिया, तो ये प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन हुआ। और अगर आप रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा एक फंक्शन, और उस फंक्शन की मदद से आप यूज कर सकते हो रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। प्रोग्राम टाइम तो हम लोगों ने देख रखा है। अगर आप प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो तो साधारण तरीके से वैल्यू इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट नेम। दिस इज द सिंपल वे वी आर इनिशियलाइज द प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। अगर आपको प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करना है, दिस इज द वेरी सिंपल वे। आप वैल्यू रखिए, राइट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर कर दीजिए, उस ऑब्जेक्ट नेम पर ऑटोमेटिक वैल्यू साइन हो जाएगी। ये बात शायद आपको बात समझ में आ गया। और जब मैं कहूं वैल्यू असाइन हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट पर, तो नहीं, बल्कि इस वैल्यू का रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट पर असाइन हो जाएगा। ये चर्चा मैंने कई लेक्चर में आपको प्रीवियस में किया है। जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करते हो तो वैल्यू असाइन नहीं होता है ऑब्जेक्ट नेम पर, उस वैल्यू का रेफरेंस असाइन होता है ऑब्जेक्ट पर। ध्यान रखना इस बात का। हालांकि मैंने इससे पहले कई लेक्चर में आपको इस बात को बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी जो मैं कहना चाहता हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखने आए हैं कि हाउ टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑन अ ऑब्जेक्ट यूजिंग रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। तो आपने ठीक इससे पहले एक फंक्शन पढ़ा था, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इन सब का बड़ा रिलेशन है इस आज के क्लास के साथ में। प्रिंट नाम का एक फंक्शन आपने देखा था, प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपके मेमोरी पर जो ऑब्जेक्ट पर वैल्यू है और आप उसे देखना चाहते हैं, इफ वी वांट टू सी योर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वैल्यू देन यूज टू प्रिंट फंक्शन। आप प्रिंट फंक्शन की मदद से ही किसी रखी गई वैल्यू ऑन वेरिएबल और ऑन ऑब्जेक्ट पे अगर शो करना चाहते हो तो प्रिंट फंक्शन की मदद से ही आप देखते थे। आपने देखा था एज इक्वल टू 5 रखा था, अगर ये 5 देखना होता था तो प्रिंट में ए पास करते थे, तभी आपको 5 दिखता था। अगर आप कुछ भी देखना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट पर रखी वैल्यू अगर देखना चाहते हैं या उसकी कास्ट जानना चाहते हैं, मतलब टाइप जानना चाहते हैं, या उसका एड्रेस जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई एलोकेट करते हो, ऑब्जेक्ट एलोकेट करते हो यूजिंग द कांस्टेंट वैल्यू और क्लास टाइप, तो उस एलोकेशन ऑफ प्लेस के 3 चीज होती है। एक तो प्लेस का आईडी, दूसरा उस प्लेस का वैल्यू, और तीसरा उस प्लेस का अपना एड्रेस। एड्रेस, वैल्यू और नेम 3 होते हैं। तो आप प्रिंट की मदद से कुछ भी तीनों में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस आईडी है वो देखूं, तो आपको प्रिंट में टाइप नाम का, आपने कई बार यूज किया है, टाइप नाम का फंक्शन आप कॉल करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखा देगा, आईडी दिखा देगा जो उस हीप एरिया पे बने हुए ऑब्जेक्ट का होगा।
आप अगर चाहते हैं उस हेप एरिया में जो एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू आपने दिया था, चाहे प्रोग्राम टाइम चाहे रन टाइम, अब अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन। बस मैं एक लाइन में बताना चाहता हूं, इफ वी वांट टू सी समथिंग और एवरीथिंग देन यू हैव द नीड ऑफ प्रिंट फंक्शन। अगर आप कंसोल यूनिट पर, मॉनिटर पर, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर अपना आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट के अंदर वो ऑब्जेक्ट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार किया है, चाहे वो लिस्ट की बात करें, चाहे टपल की बात करें, चाहे सेट की बात करें, चाहे प्राइमरी क्लास टाइप की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है और जानना है, अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम टाइम वैल्यू ही दिया होगा जब भी कोई प्रोग्राम बनाया होगा, बट दिस इज नॉट गुड फॉर प्रोग्रामर और नॉट गुड फॉर एनी पर्सन। किसी के लिए बढ़िया नहीं होता। जरा सोच कर बताइए, आपके कैलकुलेटर में आपसे वैल्यू ना मांगकर अपना ही कैलकुलेशन करके दे देता तो क्या आप कैलकुलेटर यूज करते? नहीं करते। हर व्यक्ति का अपना एक मानना होता है कि मेरा काम करे डिवाइस, अपना काम अपने हिसाब से ना करे। आप एटीएम में जाते होंगे, एटीएम में आपको स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है, कितना वैल्यू, कितना आपको पैसा निकालना है, कितना आपको एक्सेस करना है उसमें से पैसा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। विड्रॉल मनी आपको डालना पड़ता है, अपने से हमारा एटीएम विड्रॉल मनी नहीं सेलेक्ट करता है। और अगर वो विड्रॉल मनी कितना निकालना है अगर वो सेलेक्ट कर ले इसको, तो आप कहोगे इस एटीएम से बढ़िया काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो ज्यादातर व्यक्तित्व का जो स्वभाव रहा है वो मशीनों से अपनी मनमर्जी से काम कराना चाहेगा, उसके मनमर्जी का काम कराना नहीं चाहेगा। इनपुट वो देना चाहेगा, कहने का मतलब ये प्रोसेस उससे कराएगा लेकिन इनपुट उसका होना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं हम लोग इससे पहले जो एक दो प्रोग्राम बनाए थे, 4 प्रोग्राम, उसमें आपको रन टाइम में वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रोग्राम टाइम में वैल्यू देने की जरूरत पड़ी और वही काम हो गया। अब मैं रन टाइम और प्रोग्राम टाइम दो शब्द को पहले एक्सप्लेन कर दूं। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसी समय अगर ऑब्जेक्ट पर वैल्यू असाइन कर देंगे तो आप जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो उस समय डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, ना कि आपसे वैल्यू मांगेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम बनाऊं, उस पर वैल्यू अभी ना दूं, जब प्रोग्राम को रन कराऊं, एग्जीक्यूशन टाइम हमसे खुद मांगे मैसेज आके, सर इंटर नंबर, और मैं उस समय कीबोर्ड से डिसाइड करूं क्या देना है, फिर से मांगे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर मांगे और फिर करंट टाइम में प्रोसेस करें, मतलब रन टाइम में वैल्यू ले और प्रोसेस करें। और अगर प्रोग्राम टाइम में अगर आप वैल्यू दिए रहेंगे तो आपसे रन टाइम में वैल्यू नहीं मांगेगा, बल्कि आपको रिजल्ट जो भी होगा उसका एग्जीक्यूशन करके आपको रिजल्ट शो कर देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन क्यों यूज करते हैं? रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। यही कुछ बातें वहां पे भी प्रीडाइट लिखी गई हैं। आइए हम लोग चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग समझते हैं क्या प्रत्येक लाइन कुछ कहना चाहती है, जो कि इनपुट के संदर्भ में कहेगा। जो मुझे कहना था इसका मैंने आपको प्रीवियस क्लास से लेके यहां तक आपको समझाने में सफल रहा, और शायद आपका यह समझना भी आपके लिए काफी बेहतर होगा यह इनपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन पढ़ने के लिए। चलिए, इनपुट फंक्शन है, आपको पता है ये फंक्शन है, आपको पहले से बताया गया था। प्रत्येक क्लास के अपने प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं और मेथड्स होते हैं। ये फंक्शन है और फंक्शन का नाम क्या है? INPUT। गलती नंबर 1, बच्चे यहां पर कैपिटल लेटर का कोई भी, यहां पर इनपुट एक वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है, आप इसमें कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं लिखेंगे। अगर आपको लग रहा होगा आई द कैपिटल तो गलत है, क्योंकि जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन या मेथड होंगे आप जान लीजिए 99.99% मतलब सभी के सभी स्मॉल केस में ही है, कैपिटल में बिल्कुल नहीं है। तो आप याद रखें, कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन और मेथड यूज करिएगा तो कैपिटल केस में लिखने की कोशिश नहीं करिएगा कोई भी लेटर। इनपुट अपने आप में स्मॉल केस में है, इनपुट एक नेम है फंक्शन का, और ये अपना पैराथेसिस सिंबल इस फंक्शन के साथ में एसोसिएट रहता है और इसीलिए इसका नाम है इनपुट फंक्शन। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फंक्शन कहाँ लिखा सर आप जो फंक्शन कह रहे हो, इसी सिंबल के साथ ये लगा हुआ है, इसलिए इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर समझ में आई। इनपुट फंक्शन मैंने बगल में एक बार फंक्शन लिख भी दिया हूं, आगे में ना तो मैं फंक्शन लिखूंगा ना तो मैं शायद इनपुट साथ ये भी लिखूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनपुट फंक्शन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। अगर आपने इनपुट के बाद ये सिंबल लगा दिया तो फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होता है, ये तो हो गया इनपुट फंक्शन। फंक्शन मुझे पढ़ना चाहिए इनपुट फंक्शन, फंक्शन इज अ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैंने इस सिंबल के लिए मैंने इसका नाम लिया फंक्शन।
आप समझ सकते हो, ये जो सिंबल है इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको ले रहा हूं। इनपुट चाहे फंक्शन ऐसे कहिए, चाहे इनपुट ये सिंबल लगाइए, ज्यादा अच्छा रहता है ये लगाना, ठीक है। इनपुट फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो पहले से ही पाइथन के लाइब्रेरी में प्री स्टोर्ड होते हैं, प्री रिटन होते हैं। तो इनपुट क्या है? पहले से बना बनाया फंक्शन है जो पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से सेव है, एज लाइक का प्रिंट। जैसे आपने प्रिंट पढ़ा होगा, प्रिंट भी तो प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का, वो भी तो लाइब्रेरी में पहले से प्री राइट किया हुआ है या प्री स्टोर्ड है, बिल्ट इन है। वैसे ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, और किसका है? आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, पाइथन के क्लास में ही, पाइथन के लाइब्रेरी में ही पहले से प्री रिटन किया गया है। ठीक, आगे आप पाइथन, आगे ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अगली लाइन देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड टू, इसे हम लोग कहते हैं इनपुट मैनेजिंग फंक्शन ऑफ पाइथन। इसे हम लोग इनपुट मैनेजिंग फंक्शन भी कहते हैं। याद होगा, प्रिंट फंक्शन को आउटपुट मैनेजिंग फंक्शन कहते थे, क्योंकि वो आउटपुट को मैनेज करता था, व्यवस्थित करता था। लेकिन ये जो फंक्शन है ये इनपुट को व्यवस्थित करेगा। और इनपुट आपको पता है, इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर में आउटसाइड से इनसाइड में प्रवेश करे यूजिंग इनपुट डिवाइस। और यहाँ पे इनपुट डिवाइस में जब बात किया जाएगा तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको पता है, डू यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस? कमेंट करें प्लीज। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा जाता है कीबोर्ड को। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ये भी है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप पाइथन का फंक्शन प्रिंट भी था, क्योंकि प्रिंट भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो पता हो गया कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड टू कीबोर्ड, बट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड टू मॉनिटर। और मॉनिटर पर चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, ले जाने के लिए, हीप एरिया से मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रिंट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया जाता था। इसलिए उसका नाम हम बता रहे थे, उसे मैनेजिंग आउटपुट कहते हैं। और मैं इसलिए था कह रहा हूं क्योंकि हमने पढ़ रखा है, और मैं इनपुट आज पढ़ रहा हूं। नहीं, आप कहोगे था का मतलब सर क्या आप नहीं यूज होता है क्या प्रिंट? नहीं, मैं इसलिए था का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और हमने एक बार उसे कहा था, और वो मैं आपको दोनों के साथ रियलाइज करना चाहता हूं। आगे फिर से, अब इनपुट भी क्या है? इनपुट नाम है, इनपुट काम के लिए यूज होता है, यथा नामे तथा गुणे, या यथा गुणे तथा नामे। आप कह सकते हैं जैसा इसका काम था वैसे इसका फंक्शन का नाम भी है, इनपुट कराने के लिए। आपके प्रोग्राम टाइम, आपके रन टाइम में आपसे वैल्यू इनपुट करा के कीबोर्ड के माध्यम से, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और हीप एरिया पर रखवाने के लिए जो पहले से बना बनाया फंक्शन है उसका नाम इनपुट फंक्शन है। ठीक, आगे इसीलिए से इनपुट मैनेजिंग फंक्शन ऑफ पाइथन भी कहा जाता है। एक नंबर का ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, वर्ड वन आंसर हो सकता है, कॉम्पिटिटिव का कोई क्वेश्चन हो सकता है, या इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि इसे क्यों कहते हैं इनपुट मैनेजिंग फंक्शन, क्योंकि इनपुट को मैनेज करने के लिए काम करता है। आउटपुट मैनेजिंग का काम कौन करता है? प्रिंट करता है। इनपुट और प्रिंट एकदम पैरेलली आप दिमाग में रखिए, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, ये लाइन कंप्लीट हो गई। आगे दूसरी लाइन की बात करें, इट्स यूज फॉर, या इट इज यूज फॉर टेक टू वैल्यू, इसकी मदद से वैल्यू लेते हैं एट एग्जीक्यूशन टाइम, रन टाइम में। एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम, मैंने आपको बताया था हम वैल्यू अपने ऑब्जेक्ट को दो तरह से दे सकते हैं, प्रोग्राम टाइम में असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, या इनपुट फंक्शन की मदद से रन टाइम में या एग्जीक्यूशन टाइम में। ठीक है, ये बात समझ में आई, इसीलिए मैंने पहले 5-10 मिनट आपके लिए एक लेक्चर दिया था, जिससे आपको एक रिमाइंड हो जाए, चीजें को क्लियर हो जाए, उसके बाद ये लाइन समझ में आती। इट्स यूज फॉर टेक टू वैल्यू, इसकी मदद से वैल्यू ली जाती है एट एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम फ्रॉम कीबोर्ड।
कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड से एंड प्लेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसका काम है आपके द्वारा रन टाइम में जो आप वैल्यू पास करोगे, कीबोर्ड के द्वारा जो वैल्यू रिसीव कराओगे, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, पहले तो कैच कर लेगा और कैच करने के बाद उसको क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट पर जाके क्या कर देगा, असाइन कर देगा। कैच करना, असाइन करना, कैच करना, असाइन करना, ठीक, यही काम करेगा। आगे बढ़े। इनपुट फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये इनपुट मैनेजिंग करने का काम करता है। स्टैंडर्ड प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन का, और स्टैंडर्ड के बाद और यह वैल्यू रन टाइम में रिसीव करता है और उसको प्लेस्ड कर देता है ऑन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल में रखवा देता है। दो काम करता है, रिसीव एंड स्टोर, रिसीव एंड स्टोर, रिसीव एंड स्टोर। आगे चलिए। इनपुट फंक्शन, फिर से मैंने एक बार फंक्शन लिखा है, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिसीव द स्ट्रिंग क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू। इस बात को समझिए, बताया जा रहा है कि जो इनपुट नाम का फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट आप चाहे जिस क्लास की कांस्टेंट वैल्यू पास करोगे, जैसे आप 1 पास करेंगे तो 1 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है। 2.2 पास करेंगे, सॉरी फ्लोट कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। TRUE, टी कैपिटल में, RUE ट्रू अगर आप पास करेंगे रन टाइम में तो सर ये बुलियन कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। फॉल्स अगर पास करेंगे तो ये भी सर बुलियन टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है। N कैपिटल में NONE नन अगर करेंगे ये नन क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। आप चाहे स्ट्रिंग क्लास की कांस्टेंट टाइप वैल्यू करेंगे, चाहे आप जिस क्लास टाइप की वैल्यू इंटर करेंगे। इनपुट फंक्शन का केवल एक नेचर होता है, उसका वही नेचर है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, है ना, वो बाय डिफॉल्ट नेचर है। क्यों नेचर है ये नहीं पता, हाँ इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे प्रत्येक टीचर के लिए बैठा हुआ कोई भी छात्र क्लास में हो, चाहे जो हो वो, चाहे जिस भेष में हो, लेकिन उसके लिए वो छात्र ही होता है, चाहे वो जिस स्तर का व्यक्ति हो। ठीक उसी तरह से जैसे शिक्षक का अपना एक प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन है कि क्लास में बैठने वाला कोई भी होगा वह छात्र के ही नजरों से सभी को देखेगा, किसी को नहीं देखेगा। इवन अगर कोई टीचर भी आगे कोई क्लास में क्यों ना बैठ जाए, अब शिक्षक का मतलब ये है कि उसको भी एज अ स्टूडेंट ही देखेगा, उसको और किसी तरीके से ना देखे। स्टूडेंट को ना तो किसी जेंडर के अकॉर्डिंग, ना तो उसको किसी कास्ट के अकॉर्डिंग, ना तो किसी वर्ण के अकॉर्डिंग, आप किसी भी तरीके से उसको ना देखें। छात्र का मतलब केवल छात्र बस। तो एग्जैक्टली उसी तरह इनपुट भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप पाइथन का, तो वो आप चाहे जिस तरह की कांस्टेंट वैल्यू पास करोगे, चाहे इंटीजर दोगे, चाहे फ्लोट देंगे, चाहे कंप्लेक्स टाइप देंगे, चाहे नन टाइप देंगे, चाहे लिस्ट टाइप देंगे, किसी भी टाइप के देंगे तो उसे एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से इस बार पढ़ेंगे। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिसीव स्ट्रिंग क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू इम्प्लिसिटली। आपको पता होगा टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन या क्लास कन्वर्जन हमने आपको बहुत डीप तरीके से कंप्लीट लेक्चर में पढ़ाया था। आपको अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा क्लास कन्वर्जन। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार क्लास कन्वर्जन जाके जरूर देखें, नहीं ये मात्र एक सिंगल वर्ड आप पढ़ लेंगे इम्प्लिसिटली, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इम्प्लिसिटी का मतलब वैसे मैं आपको बता दूं कि इम्प्लिसिटी का मतलब होता है कि वो सिस्टम स्वतः ही ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, इस काम को करेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने देखा आप इंटर करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू, उसको कर देगा स्ट्रिंग। आप इंटर करोगे फ्लोट टाइप की वैल्यू, उसको कर देगा स्ट्रिंग। आप किसी भी टाइप का करोगे कांस्टेंट वैल्यू, उसको कर देगा स्ट्रिंग। और आप नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द इनपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन। इनपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन की मदद से ये हो रहा है। तो इस तरह की काम को, इस तरह के काम करने वाली प्रक्रिया को या कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, और ये बात नहीं समझ में आया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ये लेक्चर देखना चाहिए पूरा कंप्लीट। आगे चलिए। If we want to receive
same class constant value from keyboard, then used to explicit type conversion on value of input function। एक बात बताया गया, अक्सर इम्प्लिसिटली कर तो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप आए हैं इनपुट अपने हिसाब से करने। मैंने पहले क्लियर कर दिया है, यूजर का अगर इनपुट नहीं होगा तो वो उस पर काम नहीं करेगा। तो आपके पास एक टेक्निक है, वो अपना इरादा नहीं बदलेगा, ना अपना नेचर बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो आपको बदलने का मतलब यह है कि आपको एक्सटर्नल तरीके से कुछ लॉजिक लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इंटीजर टाइप का वैल्यू पास किया है लेकिन वो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा है, फ्लोट टाइप का पास किया है तो वो कन्वर्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग टाइप में। सर मैं जो इनपुट किया था रन टाइम में, मुझे एग्जैक्ट सेम टू सेम वही वैल्यू चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट पर, तो क्या करूं? तो उसी का सलूशन बताया जा रहा है, इफ वी वांट टू रिसीव सेम क्लास कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड देन यूज टू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आपको एक्सटर्नल तरीके से यूजर को ये काम करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग कराना पड़ेगा। जिस क्लास के कांस्टेंट वैल्यू आपने पास किया था, आपने किया होगा तो आपको पता ही होगा, तो आपको उसी क्लास के कांस्टेंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए इस बात को, अभी समझाएंगे क्या कहना चाहते हैं आपको। इफ वी वांट टू सेम इट इज inputted constant value from keyboard at runtime of program then can be used eval का मतलब evaluation, evaluated predefined function of Python। एक और आपके पास तरीका है, एक मैनुअल तरीका है और एक ऑटोमेटिकली तरीका है। देखिए, एक तो है आप जैसे आप वो इंटीजर वैल्यू देते हैं उसको फ्लोट में, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो आप जो दिए थे उसी में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर से एक बार मैं इस बात को समझाने के लिए आपको, चलिए थोड़ा सा समय लूंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो ये बात आपको प्रैक्टिकल करके भी समझा दूंगा, ये बात समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग। इवैल के मदद से ऑटोमेटिकली किया जाएगा, आप मैनुअली करना चाहते हो तो टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और टाइप कास्टिंग आपको बताया था, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आप उस तरह से कर सकते हैं। We can input the constant value of any class type of Python using input functions such as, आप अपने कीबोर्ड की मदद से किसी भी प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हो। आपको पता होगा प्रत्येक क्लास की अपनी कांस्टेंट टाइप वैल्यू होती है, आप किसी भी क्लास की वैल्यू इनपुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट फंक्शन सबको रिसीव करेगा और प्लेस करेगा, बस नेचर इसका यही है कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट। अब आपके लिए भी सोल्यूशन है, आप इवैल फंक्शन यूज कर सकते हैं जो प्रीडिफाइंड है, उसकी मदद से जो आपने इनपुट किया होगा वही आपको रिसीव होगा, स्ट्रिंग नहीं कन्वर्ट कर पाएगा वो। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़े, सिंटैक्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम। देखिए यहां पर पहले ही बता दिया गया कि जो ऑब्जेक्ट नेम होगा, होल्डर वेरिएबल होगा, वो स्ट्रिंग होगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपको बताया है कि अगर आपने इनपुट यूज किया है और कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, तो चाहे जिस टाइप की वैल्यू देंगे उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो स्ट्रिंग में करेगा। आप साधारणतः अगर इनपुट फंक्शन की मदद से कोई वैल्यू रिसीव करेंगे और उसको किसी वेरिएबल को होल्ड कराएंगे, तो ये जो होल्डर वेरिएबल या होल्डर ऑब्जेक्ट होगा ये डेफिनेटली स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, मतलब ये चेंजेस नहीं है, यथार्थ है। ठीक है, आगे चलें। अब इनपुट फंक्शन के अंदर आप एज अ सिंगल आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और वह आर्गुमेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा लेकिन हम लोग उसे मैसेज कह देते हैं। तो मैसेज फॉर आउटपुट विंडो, जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो विंडो ब्लैक विंडो दिखाई देगी, तो आपको हेल्प के लिए अगर कुछ लिखा रहे तो आपके लिए मदद हो जाएगी। आपने प्रोग्राम बनाया था, उस समय किस टाइप की वैल्यू लेनी थी, आप वहां हेल्प के लिए अगर मैसेज छोड़ दो तो आपको उस समय वहां मैसेज दिखेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये काम किस लिए था। ठीक उसी तरह से जैसे व्हाइट पेज पर आप एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, अगर आपको जरूरत पड़े कभी मुझे क्या लिखना है, तो आप जैसे पेज पलटते हो हेडिंग देख के आपको रिकॉल हो जाता है, अच्छा मैंने ये पेज इसके लिए छोड़ा था, आइए इसको पूरा कर लेते हैं। अगर वही पेज में आपने हेडिंग नहीं डाला हो तो अक्सर आप फॉरगेट कर जाते हैं और कुछ और लिख लेते हैं, बाद में पता चलता है ये पेज किस लिए छोड़ा हुआ था। तो आपको
मैसेज फॉर आउटपुट विंडो, आपको आउटपुट विंडो में एक मैसेज मिलेगा जिसे प्रॉम्प्ट भी कहीं कहीं लिखा गया। प्रॉम्प्ट में पूछना, आपको आपसे पूछेगा, कंट्रोल उस समय आपसे पूछेगा यूजर क्या इंटर करना चाहते हो, हेल्प करेगा। ठीक, और में देखिए मैंने क्या रखा है, दो सिंटैक्स क्यों रखा, हमने एक तरीका बताया था बाय डिफॉल्ट तो इसे क्या करता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट में ही रखता है, लेकिन एक तरीका भी हम लोगों ने इन दोनों लाइनों में देखा था, एक्सप्लिसिट टाइप अगर चाहे तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा उसका सिंटैक्स। अब देखो मैंने यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अब स्ट्रिंग नहीं होगा, अब यहाँ लिखा क्लास कंस्ट्रक्टर फंक्शन नेम। आपको पता होगा इंट अगर हम लगा देंगे तो इंट एक फंक्शन भी है कंस्ट्रक्टर भी है, फ्लोट लगा दे, आप जो भी आप चाहते हैं, जिस तरह की वैल्यू आप इंटर किए हैं उस तरह का आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपना क्लास कंस्ट्रक्टर, जिससे वो बदल जाएगा। और ये इनपुट नाम का फंक्शन है, प्रॉम्प्ट मतलब वही मैसेज जो आप चाहते हो आउटपुट विंडो पे आपके लिए हेल्प करेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। ये पैराथेसिस ओपन, एक पैराथेसिस ओपन, ये इनका क्लोज है और ये इनका क्लोज है। ध्यान रखना यहाँ भी बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। आप जब टाइप कास्टिंग करेंगे तो ये देखिए यहाँ टाइप कास्टिंग होता है। ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे p इज इक्वल टू आपने इंट कर दिया, आपने इनपुट कर दिया और आपने मैसेज दिया इंटर नंबर। इस बात को समझिए। अब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये मैसेज आपके लिए हेल्प करेगा, बोलेगा इंटर नंबर। अगर आपने टाइप कास्टिंग ना कराया होता तो भले आप नंबर इंटर करते लेकिन उसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करके पीप रखता, लेकिन आपने नंबर किया है इसलिए यहाँ पे इंट किया है। इसका मतलब जो भी आपने इनपुट किया होगा वो इंट किया होगा, इसीलिए इंट को फिर से आप क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। यही बात यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है। हालांकि मैं एग्जांपल आपको प्रोग्राम में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी केवल इनपुट फंक्शन समझ लीजिए बस। एक प्रोग्राम कंप्लीट लेके आऊंगा और उसमें आपको प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों लेके आऊंगा तो समझ में आ जाएगी बात। आगे चलें। नोट में कुछ बातें नोट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1 2 3 4 5 नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तभी नोट लिखा गया। देखिए, द प्रॉम्प्ट कैन बी ऑप्शनल। ये जो प्रॉम्प्ट लिखा गया है, ये जो मैसेज आप दे रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्गुमेंट पास करो। मतलब इनपुट फंक्शन कैन बी नॉन आर्गुमेंटल और कैन बी सिंगल आर्गुमेंटल। या तो सिंगल आर्गुमेंट देंगे या तो एम्प्टी दे सकते हैं, दोनों ही आप दे सकते हैं। अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए, आउटपुट विंडो पे कोई मैसेज नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ न लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। द प्रॉम्प्ट मतलब यही मैसेज फॉर आउटपुट विंडो। द मैसेज फॉर आउटपुट विंडो कैन बी ऑप्शनल, दिस इज ओनली हेल्पफुल फॉर। यह केवल मददगार होता है यूजर के लिए। दैट रिमाइंड, जो आपको रिमाइंड कराएगा व्हाट इज नीड फॉर इनपुट। आपको इनपुट क्या करना था रिकॉल करा देगा, आपको रिमाइंड कराएगा। आई होप ये बात समझ में आ गया प्रॉम्प्ट क्या करता है। हालांकि मैंने इसको पहले ही बता रखा है कि क्या करता था। आगे, दिस प्रॉम्प्ट मैसेज शो ऑन द आउटपुट विंडो। यह जो आप प्रॉम्प्ट में, ये प्रॉम्प्ट कहो या मैसेज जो आप दोगे, वह केवल आउटपुट एरिया पर, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे, कीबोर्ड पे आपको शो करेगा बिफोर इनपुट वैल्यू ऑफ द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करें उससे पहले मैसेज लिखाया रहेगा। अब आपको वैल्यू इंटर करने में सहायक रहेगा, क्योंकि आपको क्या वैल्यू इंटर करना है, क्या नीड है, वो रिमेन कराता रहेगा आपको। आगे चलें। नोट, दूसरा नोट देखिए, द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट एनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू आप इंटर करेंगे, इनपुटेड फ्रॉम कीबोर्ड इनटू स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड होल्ड ऑन ऑब्जेक्ट। याद रखना, आप किसी भी टाइप की कांस्टेंट वैल्यू अगर इंटर करेंगे, फिर भी इस इनपुट फंक्शन जो होता है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट करके ही उसको होल्ड करेगा बाय डिफॉल्ट। साधारणतः ये सिंटैक्स जरा देखें, यहां देखो पहले से बता रखा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आगे नोट में, द इनपुट फंक्शन रिसीव ओनली वन वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एट अ रन टाइम आर प्रोग्राम। एक समय में एक वैल्यू ही आप कीबोर्ड की मदद से ले सकते हैं। आप चाहे मैं इनपुट के माध्यम से 3 वैल्यू कीबोर्ड से ले लूं, नहीं ले सकते हैं। आपको 3 वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसी को फिर समझिए, यहां पर ऑब्जेक्ट नेम 1 कामा ऑब्जेक्ट नेम 2 कामा ऑब्जेक्ट नेम n, फिर इनपुट, फिर कामा इनपुट, फिर सेमीकोलन। तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। एट अ सेम टाइम आपको एक ही वैल्यू रन टाइम रिसीव कर सकते हैं यूजिंग द इनपुट फंक्शन। आगे बात करें हम लोग,
If we want to receive the same inputted constant value from keyboard during runtime, then used to explicit type conversion manually or eval function automatically। मैंने आपको बताया था यदि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना चाहते हो, जो प्रॉब्लम क्या है, अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू इंटर करोगे तो उसको स्ट्रिंग बना दे रहा है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए, दो तरीका है। अगर आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट जिस भी क्लास टाइप का कांस्टेंट इंटर किए हो, आप यहां पर क्लास का इंस्ट्रक्टर लगा दीजिए, उसी में कन्वर्ट कर जाएगा। या ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो इवैल का काम है। इवैल जो भी जिस तरह का क्लास आपने कांस्टेंट इनपुट किया होगा उसी टाइप का आपको कांस्टेंट ले जाकर रिसीव कराएगा। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कैसे करना पड़ेगा मैं यहां पर जगह पे बता दूं आपको। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू इवैल, ये स्मॉल में है, ध्यान रखना। इवैल, और इवैल के अंदर क्या पास करना है, इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या पास करना है, प्रॉम्प्ट, जो आप मैसेज करना चाहते हैं वो। अब जो ये मैसेज दिखेगा तो यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा वैल्यू, जो इनपुट करेगा वो तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इवैल क्या कर देता है, स्ट्रिंग वाले को फिर उसी में कन्वर्ट कर देता है जिसमें वो आया था। और अब आपका ओरिजिनल जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू सेव होगी जो यूजर ने प्रोग्राम टाइम में, रन टाइम में दिया होगा। इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बनाया जिससे आप समझ सकते हैं पूरी बात कंप्लीट। यहाँ देखिए आप यूजर हैं, आप प्रोग्राम रन कराएं। इससे पहले जरा देखते हैं, ये प्रोग्राम बना हुआ है और इसको रन कराएं हम। रन कराने पर जब मैसेज आएगा तो ये कीबोर्ड है, यूजर कीबोर्ड से वैल्यू आप इनपुट करा रहा है। जो भी वैल्यू इनपुट कराएगा, सपोज दैट 5 कीबोर्ड से दिया तो इनपुट पे क्या हो गया, रिसीव हो गया। और इनपुट में उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो 5, लेकिन कैसे कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और वह जब अपने हीप एरिया पर जाएगा तो ये 5 जो होगा वो कैसे दिखाई देगा, स्ट्रिंग में। और ये जब भी कोई प्रिंट होगा तो आउटपुट भी इसकी क्या बताएगा, स्ट्रिंग टाइप ही बताएगा। तो इसी तरह का काम होता है। पहले यूजर कीबोर्ड से जब भी कोई वैल्यू देगा, इनपुट रिसीव कर लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में, और फिर क्या करेगा, फिर हीप पे रखेगा। यही काम देखो यहाँ बदला जा रहा है। अगर आप यहीं पर टाइप कास्टिंग कर देते हो, जैसे आपने यहाँ इंट चला देते फंक्शन, तो अब ये 5 तो आ रहा था और यहाँ स्ट्रिंग टाइप में ही रिसीव किया, लेकिन आप ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इसको इंट टाइप में और फिर आगे वो रिसीव कर देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया। हालांकि वो बातें अगर नहीं समझ में आई तो हम लोग प्रोग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो केवल मैं आपको इनपुट फंक्शन बता रहा हूं, उसके रेफरेंस में मैंने एक आइडिया जनरेट किया। जब प्रोग्राम समझाएंगे तो डेफिनेटली आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरी बातें अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शन बात समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट इन दिस क्लास।